नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट्स में जरूर लिखें। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव में 92% मतदान का लक्ष्य निर्धारित किया और इसके लिए वो पूरे राज्य में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। एक अधिकारी ने रविवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन मतदान केंद्रों पर 2018 में 89% से कम मतदान हुआ था। अधिकारी के अनुसार इस मतदान केंद्रों पर अपेक्षाकृत कम मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने 929 की शुरुआत की। 2023 का आगमन हो गया है और इसके साथ ही भाजपा आलाकमान 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप भी देने जा रहा है। 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार और संगठन के दोनों के रूप में रंग रूप बदलने का फैसला कर लिया और आने वाले दिनों में इन फैसलों को जमीनी धरातल पर उतारने की तैयारी की जा रही है। इसी के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सोमवार को महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के चुनाव पूर्व अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय गंगा परिषद की अध्यक्षता करते हुए परिषद की बैठक नमामि गंगा पहल को और मजबूत करने के तरीके पर चर्चा करने का शानदार अवसर है। छोटे शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के नेटवर्क के विस्तार सहित स्वच्छता के प्रयास को बढ़ाने का तरीका भी शामिल बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गंगा नदी को एक साझी विरासत बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने हमें एक अनमोल विरासत दी है। भारत ने 2022 में अपनी सेना की क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। लद्दाख सीमा गतिरोध के बीच चीनी सैनिक द्वारा तवांग सेक्टर में घुसपैठ के प्रयास को देखते हुए सरकार इस साल भी सेना को ताकतवर बनाने पर काम करेगी। लगभग 3500 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों ने 2022 में अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के सैन्य प्लेटफॉर्म और हथियार खरीदे। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 265 नए मामले सामने आए, जिससे कुल संख्या बढ़कर 4.46 करोड़ हो गई है। सक्रिय मामलों में 2706 की गिरावट देखी गई। मंत्रालय द्वारा सुबह 8 बजे से अपडेट किए आंकड़ों के अनुसार अब तक मरने वालों की संख्या 3 की मौतों के साथ 5,30,705 हो गई है। केरल में 2 और कर्नाटक में 1 मौत की सूचना दी गई है। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2023 यानी कि आज से ही खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 1 साल के लिए मुफ्त अनाज मुहैया कराएगी। खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 तक सभी NFSC लाभार्थियों को वितरित किए जाने वाले मुफ्त खाद्यान्न योजना को अधिसूचित कर दिया है। मंत्रालय ने एक बड़ी बयान दिया है कि केंद्र सरकार वर्ष 2023 के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की खाद्य सब्सिडी वहन करेगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने रविवार को पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी और देश के संघीय ढांचे को मजबूत बनाने का संकल्प लिया। तृणमूल कांग्रेस का गठन 1 जनवरी 1998 को हुआ था। बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर TMC के रूप में अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई थी। बनर्जी ने कहा कि वे सभी जिन्होंने शुरू से ही हमारा समर्थन किया और विभिन्न राज्यों में पार्टी में शामिल हुए हमारे नए सदस्य मिलकर अपने महान देश के संघीय ढांचे को मजबूत बनाना जारी रखेंगे। हम लोगों की सेवा में खुद को समर्पित करते हैं और एक बार फिर उनका कल्याण सुनिश्चित करने का वादा करते हैं। दिल्ली NCR में उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कोयला सहित अन्य अस्वीकृत ईंधन के इस्तेमाल पर लगाया गया प्रतिबंध रविवार से प्रभावी हो गया है। अधिकारियों ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों को बिना किसी चेतावनी के बंद कर दिया जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार के वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा है कि ताप विद्युत संयंत्र में कम सल्फर वाले कोयले का इस्तेमाल जारी रखा जा सकेगा। यह प्रतिबंध सिक्किम द्वारा पिछले साल जुलाई में भारी व्यापक नीति का हिस्सा है। नए साल की शुरुआत पर ही गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने की खबर सामने आई। बताया जा रहा है कि 1 जनवरी 2023 से देश की सरकारी तेल कंपनियों ने नए रेट जारी किए हैं, जिसमें गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई। यह बढ़ोतरी केवल कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर की गई है, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर को पुरानी कीमत पर भी मिल रहा है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को बानियावाला प्रेमनगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण किया एवं बालिकाओं को गणवेश प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने नववर्ष के अवसर पर बालिकाओं के साथ केक काटकर उनके उत्साहवर्धन किया। उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण किया एवं विभिन्न व्यवस्थाओं पर अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक विद्यालय स्तर पर सैनिटरी पैड की उपलब्धता बनी रहे। इसके लिए कॉर्पोरेट फंड से प्रति विद्यालय 50,000 रुपए की दर से निधि बनाई जाएगी।
भारतीय क्रिकेटर टीम के 2022 में खराब प्रदर्शन के बाद अब T20 वर्ल्ड कप में खिताब जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जहां एक तरफ बीते साल में टीम इंडिया के प्रदर्शन की समीक्षा बैठक के बाद BCCI ने टीम के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया, वहीं इस बड़े फेरबदल के बाद लोगों की निगाहें केवल 2023 में होने वाले विश्व कप पर टिकी हुई है। बता दें कि 2 साल में लगातार 2 बार भारतीय टीम T20 विश्व कप में खिताब जीत कर करीब नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद टीम इंडिया ने बदलाव की मांग की जा रही थी। हरियाणा के खेल मंत्री पर लगे आरोप पर इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे ऑफिस के अंदर प्रेस वार्ता रखी हुई थी। उसी वक्त जूनियर महिला कोच मेरे ऑफिस आई और सारी बात बताई। उसके बाद जूनियर महिला कोच ने मीडिया के सामने सारी बात रखी। चौटाला ने कहा है कि स्पोर्ट्समैन के साथ यदि कोई ऐसी हरकत करता है तो यह शर्मनाक है। खिलाड़ी बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचते हैं। खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने इस्तीफा लिया है। मुख्यमंत्री को भी एहसास हो गया कि इस्तीफा लेना चाहिए। नए साल की शुरुआत हो चुका है और हमेशा की तरह लोगों की निगाह सोने और चांदी के दाम पर टिक चुकी है। वैसे तो सोने चांदी के दाम में कुछ न कुछ बदलाव आते रहते हैं, लेकिन आज साल के पहले ही दिन रविवार होने के कारण बाजार बंद है। वहीं सामान्य लोगों के साथ साथ निवेशकों की निगाहें भी टिकाए हैं। लेकिन आपको बता दें कि साल के पहले ही दिन सोने के दाम बढ़ गए, हालांकि चांदी के दाम में कुछ कमी आई। बता दें कि मुकाबले भी सोने के दाम में इजाफा हुआ, वहीं चांदी के रेट कुछ गिर गए। और अगर आज की बात करें तो जेवर खरीदने या इसमें निवेश करने का प्लान करें तो bankbazaar.com के अनुसार सोने चांदी की कीमत जान सकेंगे। दिल्ली NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए। चाहे एक तरफ रविवार को जारी आदेश में उद्योग प्रतिष्ठानों में कोयले और अन्य गैर मंजूरी ईंधन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया, वहीं दूसरी तरफ इन प्रतिबंधों के बारे में बताते हुए अधिकारियों ने कहा है कि नियम का पालन न करने वाले फैक्ट्रियों को बैन की चेतावनी के बाद बंद करवा दिया जाएगा। खेती किसानी में किसान सबसे ज्यादा मशीनरी की कमी का सामना करता है। कृषि कार्य में उपयोग होने वाले वाहन और यंत्रों की उपलब्धता नहीं होने के चलते किसान फसल की बुआई से लेकर कटाई तक सही वक्त पर नहीं कर पाता है। किसान की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सरकार की तरफ से खेती की मशीनों पर अनुदान दिया जाता है। हरियाणा सरकार भी किसानों की कृषि मशीनरी खरीदने के लिए आर्थिक तौर पर मदद करती है। इसी कड़ी में खट्टर सरकार किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 50% तक अनुदान दे रही है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों की 9वीं से 12वीं तक की छमाही परीक्षाएं सोमवार से शुरू होगी। यह पहला मौका है जब जनवरी माह में छमाही परीक्षाएं आयोजित की जा रही। लोक शिक्षण संचालय ने सोमवार से शुरू होने वाली 9वीं और 12वीं तक की परीक्षा का समय बदल दिया। परीक्षा सुबह 7:30 बजे से बदले सुबह 8 बजे से शुरू होगी। DPI ने यह निर्णय बढ़ती ठंड व विद्यार्थी की मांग का बदल लिया है। पुराने वाहनों के नाम ट्रांसफर, वाहनों से फाइनेंस कटवाना, वाहन की NOC लेना जैसे कामों के लिए अब RTO जाने से 2 जनवरी से मुक्ति मिल जाएगी। अब लोग घर बैठे ये काम करवा सकेंगे। पहले ये सुविधा गैर व्यावसायिक वाहनों के लिए मिलेगी, बाद में इसे सभी प्रकार के वाहनों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। RTI प्रदीप शर्मा ने बताया कि हमने इसके लिए 18 दिसंबर से पुराने सिस्टम को बंद कर दिया था। मध्य प्रदेश परिवहन के सर्वर पर मौजूदा हमारे करीब 13 लाख वाहनों का डाटा को हमने केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के वाहन पोर्टल पर ट्रांसफर कर दिया। 2022 से 23 सत्र में प्रवेश प्रक्रिया नवंबर में खत्म हुई। अब स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने MTAS पर विद्यार्थियों संस्थानों को फॉर्म भरने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 20 जनवरी तक का समय दिया है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने अध्ययनशाला और कॉलेजों को पत्र भेजकर जल्द प्रक्रिया पूरी करने पर जोर दिया है। अगर आप भी ई-श्रम कार्ड योजना के लाभार्थी हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि सरकार ने ई-श्रम के तहत होने वाले रजिस्ट्रेशनों के वेरिफिकेशन का काम शुरू कर दिया है, जिसमें लाखों कार्ड फर्जी पाए गए। इसलिए ई-श्रम के तहत मिलने वाली धनराशि का लाभ ऐसे अकाउंट में नहीं पहुंचेगा जिन्होंने अपात्र होते हुए भी रजिस्ट्रेशन किया है। इसलिए ऐसे लोग किस्त का इंतजार करना बंद कर दे तो अच्छा है। श्रम मंत्रालय के मुताबिक अकेले उत्तर प्रदेश में लाखों अपात्र लोगों के रजिस्ट्रेशन किए। देश भर में वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। उच्चतम न्यायालय ने 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों का अमान्य करने के सरकार फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति S नजीर की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ 2 जनवरी को इस मामले पर अपना फैसला सुना सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थियों के लिए KYC अनिवार्य कर दिया गया है। उप कृषि निदेशक चौधरी अरुण कुमार ने बताया कि इसके लिए PM किसान पोर्टल पर जाकर KYC के लिंक पर क्लिक कर अपने आधार से लिंक मोबाइल पर OTP प्राप्त कर KYC करा सकते हैं। इसके अलावा अगर मोबाइल आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो किसान अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र से बायोमेट्रिक KYC करा सकते हैं। दिल्ली से मुंबई यात्रा करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। दिल्ली से मुंबई तक बनाए जाने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 के अंत तक पहले चरण का कार्य पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो ये सफर महज 12 घंटे में पूरा हो जाएगा।
स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण पर विचार के रूप में देने के रूप में ट्रिपल टेस्ट न्यायपालिका और राज्य के बीच विवाद का कारण बन गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया, जिसके सरकार को ओबीसी के आरक्षण को बिना शहरी स्थानीय निकाय चुनाव कराने के लिए कहा है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि सरकार ने अभी तक इस तरह के आरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ट्रिपल टेस्ट की शर्त को पूरा नहीं किया है। अतीत में ट्रिपल टेस्ट ने महाराष्ट्र सरकार को भी मुश्किल में डाल दिया था, मध्य प्रदेश सरकार को भी परेशान किया। 15 दिसंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट ने स्थानीय निकाय में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अंतिम रूप देने के लिए कर्नाटक सरकार को 31 मार्च तक का समय दिया। इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।